नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फेस टू फेस में एक उत्तराखंड की बड़ी हस्ती हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अभी आपको जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और बीजेपी जो कि इस समय उत्तराखंड की सत्ता में है उसके लिए एक बड़ा सरदर्द भी थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे विधानसभा में किस तरह से परफॉर्म करेंगे और चुनावी जो महाभारत है उसके महारथी के तौर पर भी आपको परफॉर्म करना है 2022 में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह की। आज वही हमारे साथ है फेस टू फेस में बात करने के लिए 2022 के चुनावी रण में क्या रणनीति होगी प्रीतम सिंह की। 4.5 साल के लगभग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अपने संगठन को मांझने का काम किया है, उसको खड़ा करने का काम किया है और उसको इस लेवल पे लाने का काम किया है कि आज उनके कार्यकर्ताओं में ये हौसला है कि 2022 निश्चित रूप से उनका होगा। तो क्या योजना होगी, किस तरह से अपने रण कौशल को 2022 में दिखाएंगे प्रीतम सिंह, और खासकर उनकी जो पार्टी है उसके जो नए मुखिया हैं उन पर भी बात करेंगे। तो इन सारी बातों के लिए चलते हैं सीधे आपको लेकर के प्रीतम सिंह के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में। धन्यवाद। एक लंबे अरसे बाद आप हमारे इस प्रोग्राम में फिर से हमारे दर्शकों से रूबरू हैं। जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे 3-3.5 साल पहले, तब भी हमने आपका इंटरव्यू किया था और उसमें आपने बहुत सारी बातें की थी। और 2022 अब बिल्कुल करीब आ गया है और उसकी जो रणनीति है वो बन गई है। और एक तरह से जो भी पार्टी संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में जनादेश लेने की जाती है तो आपकी पार्टी भी लगभग तैयार है। ऐन मौके पे प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान थी वो आपके किसी और नेता को दी गई और आपको विधानसभा में लीडर अपोजिशन के तौर पे जिम्मेदारी दी गई। तो इसको, पार्टी की इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपको विदित है कि हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का असमय निधन होने की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक दिल्ली में आहूत की गई और उस बैठक में विधानमंडल दल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय लेगी वो सब स्वीकार्य होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पर गहन मंथन चिंतन किया और अंतोगत्वा मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई और प्रदेश संगठन में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। और निश्चित रूप से जो दायित्व मुझे सौंपा गया है इस दायित्व का निर्वहन मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करूं और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए 2022 में कांग्रेस की वापसी हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। सर, जिस पीरियड में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष बनाने में बहुत समय लग गया। तो आप लगातार इसके इनपुट्स भी आपको मिलते रहे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसा कि आपने कहा कि सर्वसम्मति से एक फैसला किया गया कि जो पार्टी की मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी, उनके फैसले को पार्टी मानेगी और माना भी, लेकिन समय बहुत लग गया। तो इसके पीछे क्या, लोग कहते गुटबाजी थी कांग्रेस में, बहुत खींचतान थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये परिवर्तन होना था और जब परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर गहन चिंतन और मनन करता है और सभी साथियों से जो है संवाद स्थापित करने का काम करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी साथियों से संवाद स्थापित किया और संवाद स्थापित करने के बाद ये निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का एक एक साथी इस बात को चाहता है 2022 में कांग्रेस की वापसी हो और हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सोनिया जी, राहुल जी के हाथों को मजबूत करते हुए कांग्रेस की पुनर्स्थापना करने का काम करें। आपने ठीक कहा कि बहुत लंबा वक्त लगता है, जब ऐसे निर्णय होते हैं तो उसमें वक्त लगता है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने समय लेकर के जो है तदनुसार निर्णय लेने का काम किया है। 1988 में आप ब्लॉक प्रमुख बन गए थे और तब से आप जो है मुख्य धारा की राजनीति में हैं और लगातार आप तमाम पदों पे 5वीं बार विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश के समय से आप चर्चित विधायकों में रहे। लेकिन बात करें मुख्यमंत्री के फेस की, तो आपने लगातार अप्रोच किया कि मुख्यमंत्री का जो फेस है उसे
बता करके चुनाव में नहीं जाना है। और आपके जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो लगातार विभिन्न मंचों पे बात कहते रहे कि अगर हम मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के जनता के बीच जाते हैं जनादेश लेने तो परिणाम बहुत सकारात्मक आएंगे। तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, राजनीति मुझे विरासत में मिली है और मैंने अपना राजनीतिक जीवन सक्रिय राजनीति में ब्लॉक प्रमुख से प्रारंभ किया और 5वीं बार विधायक बनने का अवसर मिला और 10 साल मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। जहाँ तक विधानसभा चुनाव में कौन चेहरा होगा, इस परिप्रेक्ष्य में मेरा निर्णय नहीं है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस उसे संयुक्त नेतृत्व में लड़ने का काम करेगी। अब कई मर्तबा चेहरे की बात भी आई और उस पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट करने का काम किया और उत्तराखंड राज्य के अंदर हम 2002, 2007, 2012 बिना चेहरे के चुनाव लड़े और 2 बार हमने सरकार बनाई है। तो अब इस पर ज़्यादा प्रश्न पूछना मैं समझता हूँ कदापि मुनासिब नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब निर्णय ले लिया है कि चेहरा नहीं होगा, हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे और 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जो है कमान देनी है। जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रीय नेतृत्व कमान सौंपने का काम करेगा, कांग्रेस का एक साथी उस व्यक्ति के साथ लाभबद्ध होने का काम करेगा। सर, उत्तराखंड के राजनीतिक दल चाहे कितना इस बात को कहे कि क्षेत्रवाद और जातिवाद राजनीति में नहीं है, लेकिन पूरे देश का अगर राजनीतिक परिदृश्य देखे तो क्षेत्रवाद और जातिवाद भी दिखाई देता है। यह एक राजनीति में निर्णायक फैक्टर के तौर पर दिखाई देता है। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं, वे 2 मंडलों में जो राजनीति है चलती रहती है, वो चाहे बीजेपी की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो। लेकिन जौनसार जहां से आप आते हैं वह भी एक विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है और वहां के लोगों की जो अपेक्षा है वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जौनसार से हो। और जौनसार का सबसे बड़ा चेहरा निर्विवाद रूप से वो प्रीतम सिंह के तौर पे सामने उभर करके आता है। 2022 में अगर जनादेश मिलता है कांग्रेस को तो क्या प्रीतम सिंह होंगे मुख्यमंत्री? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो है राजनीतिक दल जो है इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना इससे इतर है। राजनीति में निश्चित रूप से आज लोग ये भी चाहते हैं कि जो राजनीतिक व्यक्ति हो वो राजनीतिक व्यक्ति की जो छवि हो उस मैं समझता हूँ कि ऐसी हो कि उसमें इस बात का इनपुट ना हो कि वो गढ़वाल, कुमाऊं, मैदान, रोई, जौनपुर, जौनसार पावर की बात करे, बल्कि ये इनपुट होना चाहिए कि जिसको जो दायित्व सौंपा गया है वो उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पैमाना होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने इन तमाम चीज़ों को जो है देखते हुए और जो क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति है उसको दरकिनार करते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि 2017 में हम जिस तरीके से पराजित हुए आपके सामने हैं, मात्र 11 विधायक विधानसभा में आ पाए और उसके बाद प्रयास हमने किया, कोशिश हमने की कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। आज हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने की क्षमता रखती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा वो व्यक्ति ही जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेगा। हाँ, हम उत्तराखंड के लोगों से एक वादा जरूर करते हैं कि 2022 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो सरकार पारदर्शी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। ये वादा हम उत्तराखंड के लोगों से करते हैं। कुछ सालों पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं और मैं राहुल गांधी की कांग्रेस को स्थापित करूंगा।
जब मैं प्रदेश अध्यक्ष को पद को छोड़ूंगा तो प्रीतम सिंह की कांग्रेस नहीं मिलेगी आपको। लेकिन आज जब आपने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा और आप एक नई जिम्मेदारी पे आए तो एक बड़ी कांग्रेस प्रीतम सिंह भी दिखाई दी कहीं न कहीं। वो आप माने या ना माने, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अब आपका कार्यकाल था उसमें आपने अपने व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बनाया और अपना एक जबरदस्त समर्थकों की लॉबी भी मजबूत की। जो गुटबाजी का आरोप लगता है वो इसी को शायद गुटबाजी कहते होंगे कि आपके अपने लोग हैं जो आपके लिए लड़ते हैं पार्टी फोरम में, पार्टी के मंच पे, अंदर और बाहर। अब वो खबरें चूंकि मीडिया का इतना ज्यादा विस्तार है तो बाहर भी चली आती हैं। अब गणेश गोदियाल जी को नया मुखिया बनाया गया है, तो क्या लगता है कि 2022 के रण में जब आप लोग उतरेंगे तो राहुल गांधी की कांग्रेस वहां धरातल पे लड़ती हुई दिखाई देगी कि हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह की कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, राहुल जी ने जब मुझे उत्तराखंड राज्य में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की बागडोर सौंपी, मैंने उस दिन ही संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस की पुनर्स्थापना करने का काम करें। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैं उत्तराखंड के कांग्रेस के एक एक साथी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2017 में हम पराजित हुए थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश था, निराश था, इन विषम परिस्थितियों में जब मुझे अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई तो कांग्रेस के एक साथी ने जो प्यार, स्नेह, सहयोग मुझे दिया और जिसकी वजह से मैं जो हूँ कांग्रेस को जो है इस स्थिति में ला पाया कि हम बीजेपी के साथ जो है खड़े होकर उसको चुनौती देने का काम करें। सही बात है, आपने कहा कि कुछ लोग मुझे भी पसंद करते होंगे। देखिए, किसी व्यक्ति को पसंद करना या ना करना वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति में राजनीतिक दल का वजूद होता है, व्यक्ति का कोई वजूद नहीं। आज प्रीतम सिंह का अगर वजूद है तो इस बात को लेकर के है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा, मुझे कांग्रेस ने बहुत अवसर दिए इसलिए। और अगर आज मैं कांग्रेस से अलग होकर के ये सोचूं कि मेरा वजूद कितना है तो सामने आ जाता है। कहते हैं ना कि नाई मेरे सिर में बाल कितने हैं, तो नाई कहता है कि कट के सामने आएंगे, गिन लेना। तो ये स्थिति होती है। तो राजनीति में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि दल महत्वपूर्ण होता है और दल के प्रति समर्पित होकर के मैंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। 2022 में आम विधानसभा चुनाव होंगे। 2017 में आपकी पार्टी की सरकार थी, आप उस सरकार का हिस्सा थे, आप कैबिनेट मंत्री थे और हरीश रावत जी के नेतृत्व में आप चुनाव में गए और अभी आप बता ही रहे थे कि बहुत बुरी तरह पराजय हुई। 11 विधायक ही चुन करके आए, लगभग आधे से भी कम जितना आपकी सीट थी। तो 2017 से 22 तक में कौन से ऐसे परिवर्तन हो गए हैं पार्टी में कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप सत्ता में वापसी करेंगे और आपको जनादेश मिलेगा? क्या सिर्फ बीजेपी के 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे आप बैठे हैं या जो 2017 की कमियां थी उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसको दूर भी कर लिया है और उसको दूर करके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम चुनाव हारते भी हैं, हम चुनाव जीतते भी हैं। 17 में हम पराजित हुए हैं और हमको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी पराजय का सामना हमको करना पड़ेगा, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का जनादेश था, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने जो जनादेश दिया उस जनादेश के अनुरूप कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर कार्य करने का काम किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है और आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि कांग्रेस 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार बनाने की स्थिति में है। उसके दोनों कारण हैं। एक कारण ये है कि जिनको उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से जो है सत्ता देने का काम किया, उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत आचरण किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोग हताश हैं, निराश है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, हालात बद से बदतर हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने
किया था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, उसका अता पता नहीं है। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आपके सामने है। NH-74 की CBI जांच के परिप्रेक्ष्य में सरकार बैकफुट पर है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है वो जो श्राइन बोर्ड का गठन सरकार ने किया, उसके विरोध में सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आपके सामने है कि नोटबंदी GST से आज ही जाकर के व्यापारी मुख्यमंत्री के दरबार में जो है जहर खा करके आत्महत्या करने का काम करता है। किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। ये भी एक कारण है कि जिस वजह से आज लोग जो है कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस को 2 बार सरकार बनाने का अवसर मिला। एक अवसर मिला हमें 2002 से 2007, जिसमें नारायण दत्त तिवारी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस उत्तराखंड की आधारशिला जो इतनी मजबूती के साथ रखने का काम किया कि उस समय हम जब सरकार में थे तो ऐसा लगता था कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमने उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करने का काम किया। उसके बाद 2012 से 17 के बीच में हमको सरकार बनाने का मौका मिला। इस 5 साल की अवधि में भी कांग्रेस ने विकास को प्राथमिकता देने का काम किया। आज लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 3 बार इस सूबे के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला। एक अंतरिम सरकार थी, दूसरी 7 से 12 तक की सरकार थी, और तीसरी 17 से जो 22 तक वाली सरकार है, ये सरकार है। और कांग्रेस की जो टूरिज्म की सरकार थी, जब वो उसमें कंपैरिजन करते हैं तो उनको लगता है, वो समझते हैं इस बात को कि कांग्रेस ने विकास को प्राथमिकता दी। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों ने सदैव वोट को पाने के लिए समाज में विभाजन कराने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, और इस तरीके की भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया, जिससे जो है उनको वोट तो मिल गए, लेकिन जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि जो हमने पहले काम किए हैं उन कार्यों को हम 2022 में फिर से प्रारंभ करने का काम करेंगे। प्रीतम जी, जब चुनाव 2022 का सर पे है, 2017 का जो आपका मैनिफेस्टो था, तो क्या उसी मैनिफेस्टो पे जा रहे हैं चुनाव में कि कुछ नए बिंदु भी शामिल करेंगे? नहीं, देखिए 2017 में हमने एक मैनिफेस्टो बनाया। उस मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन 2017 से अब 2022 तक अगर मैं कहूँ तो कहते हैं ना कि गंगा में बहुत पानी जो है निकल गया है। अब स्वाभाविक बात है, नई स्थिति है, नई परिस्थितियां हैं। इन नई स्थिति और नई परिस्थितियों के अनुरूप हम अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाएंगे, और उसमें जो वादे हम करेंगे उन वादों को पूरा करने का भरोसा हम उत्तराखंड के लोगों को देने का काम करेंगे। आपके सामने है, जब हम सरकार में थे तो बेरोजगारी की दर न्यूनतम थी, और आज जिस दल की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके रहते हुए बेरोजगारी की दर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। आज नौजवान संघर्ष कर रहा है, गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया महंगाई की वजह से। सर, 2022 में सबसे बड़ी चुनौती, चुनाव में जब आप जाएंगे तो क्या देखते हैं, क्योंकि आप एक लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं चुनौती की अगर बात करूं तो स्वाभाविक बात है, राजनीति में जो व्यक्ति होता है उसके सामने समय समय पर चुनौतियां आती रहती है, और उन चुनौतियों से पार पाने का काम करता है। हम 2022 के चुनाव में जब जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि राहुल गांधी जी ने इस देश के अंदर एक नारा दिया था कि गरीब आदमी को हम न्याय योजना के तहत जो है संरक्षित करने का काम करेंगे। तो हम राहुल गांधी जी के नारे के अनुरूप उत्तराखंड के लोगों से कह रहे हैं कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हम न्याय योजना के तहत लाभान्वित करने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो बेरोजगारी की दर बढ़ गई है उस दर को कम करने का काम करें। हम नौजवान साथियों को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का काम करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो लोग सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाएंगे उनको अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का जो है प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। आज हालात बद से बदतर है। सारे कर्मी जो है
एक के बाद एक जो है सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करना का काम कर रहे हैं। हम सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांगे हैं उनको जो है पूरा करने का काम करेंगे, और अगर कोई समस्या होगी तो हम अक्रॉस द टेबल जो है वार्ता करेंगे, और उस वार्ता के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तदनुसार हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। घोटाले पर भी आप सीबीआई जांच कराएंगे, मतलब सत्ता में आएंगे तो? देखिए, हमने नहीं कहा था, ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कई मर्तबा कहा कि हम NH-74 की सीबीआई जांच कराएंगे, और जब सीबीआई जांच की बात हुई तो आपके सामने है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं कि अगर NH-74 की सीबीआई जांच होगी तो उसकी वजह से जो NH के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक दिन तो ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर के कहा कि मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि NH जो 74 है उसकी जो सीबीआई जांच की बात है उसको सीबीआई ने स्वीकार कर लिया और टेक ओवर कर लिया, लेकिन बाद में ढाकी हुई 3 बात। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का जब वादा करेंगे तो निश्चित रूप से जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी तो वहां पर अगर कहीं किसी प्रकरण में सीबीआई जांच भी कराने की आवश्यकता होगी तो हम उससे कदम पीछे नहीं खींचेंगे। गैरसैंण भी बहुत राजनीति के केंद्र में रहता है, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उसके बाद उनको जाना भी पड़ गया। तो क्या जब आपकी सरकार आएगी, क्योंकि आप भी बहुत आक्रामकता के साथ ये बात उठाते रहे हैं कि गैरसैंण पे स्पष्ट फैसला लिया जाना चाहिए, तो क्या स्टैंड रहेगा आप? देखिए, गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलनकारियों का एक ऐसा विषय है जिस विषय पर लोग आज भी आंदोलनरत हैं। कांग्रेस ने आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप भराड़ीसैंण को विकसित करने का काम किया। आज वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको करने का काम कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का गैरसैंण या भराड़ीसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कोई दूर दूर तक का सरोकार नहीं है। जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, ये बात दिगर है कि हम सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाए और जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। भाजपा ने बड़े बड़े वादे भराड़ीसैंण के परिप्रेक्ष्य में किए, लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित करने का काम किया है। लेकिन मैं समझता हूं आज मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं होगी। जब हम सरकार में आएंगे तो हम गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में, भराड़ीसैंण के परिप्रेक्ष्य में निर्णायक निर्णय लेने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक अविवेकपूर्ण घोषणा सदन के अंदर की, अविवेकपूर्ण निर्णय लिया कि हम गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा देते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का भान होना चाहिए था कि कमिश्नरी की आप बात कर रहे हैं लेकिन वहां कलेक्टर नहीं बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा लेकिन वहां पर ना एसएसपी या एसपी जो भी डेजिग्नेट करेंगे वो वहां नहीं बैठेगा। तो ऐसी एक ऐसी कमिश्नरी है, ऐसी कमिश्नरी कभी होती है? उसका तीखा और तीव्र विरोध हुआ। निर्णय भाजपा की सरकार ने लिया और उस निर्णय को स्थगित रखने का काम भी जो है भाजपा की सरकार ने किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा का भराड़ीसैंण या गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में कोई नजरिया नहीं है। हम आएंगे तो उस पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती किसी भी चुनाव में जाने के पहले होती है पार्टी की एकजुटता। अभी जब आप नेता प्रतिपक्ष बने और गणेश गोदियाल दोनों जब आए, आप शायद एक दिन पहले आए और वो 1-2 दिन बाद आए, तो एक ऐसी टिप्पणी भी आई कि प्रीतम सिंह एक का जो गुट है वो एक जीप में सिमट गया, और फिर जब गणेश गोदियाल आए तो एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला चला। तो ऐसी टिप्पणियां जब आती है पार्टी के अंदर से तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं पहले दिन नहीं आया, बल्कि मैं देहरादून में ही था। अब कुछ लोगों का काम होता है, उनकी दुकान कैसे चलेगी? ऐसे ही तो चलेगी, किसी को छोटा करके किसी को बड़ा करके। तो ऐसे लोग होते हैं जो चापलूस प्रवृत्ति के लोग होंगे,
उनके सर्टिफिकेट से प्रीतम सिंह का ना तो कद बढ़ सकता है और ना ही कद घट सकता है। मैं जहां पर हूं, जहां पर विद्यमान हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे समय समय पर सौंपी उसका निर्वहन मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कर रहा हूं। और मैं चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बारंबार कांग्रेस में आस्था व्यक्त की है। तो ऐसे लोग तो कहते रहते हैं। ऋषिकेश में एक मंथन बैठक हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही, बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कस हुआ और जब वहां से संदेश निकला कि अब कांग्रेस के लोगों ने संकल्प लिया है कि बिल्कुल एकजुट होकर के चुनाव में जाना है, पहले चुनावी महाभारत को फतह करना है, उसके बाद अपने अपने जो भी स्वार्थ या जो भी कहिए राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेना होगा वो लेंगे। तो कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताए कि वो मंथन बैठक कैसी थी, क्योंकि अभी तक हम लोग सुनते थे कि बीजेपी का कल्चर है वहां चिंतन और मंथन बैठक होती थी, कांग्रेस में पहली बार सुना कि मंथन बैठक हो रही है। देखिए, जो हमारे प्रभारी जी हैं, प्रभारी जी ने 3 दिन का चिंतन शिविर ऋषिकेश में आयोजित किया और उसमें पूरे प्रदेश की जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं और हमारे लोग हैं उन्होंने सहभागिता निभाने का काम किया। बड़े विस्तार से हर विषय पर चर्चा हुई, मंथन हुआ और जब मंथन होता है तो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। लेकिन उस मंथन से हमने अमृत जो हासिल किया है उस अमृत को लेकर के हम उत्तराखंड के लोगों के बीच में जाएंगे। आपने कहा कि सरकार आने के बाद, सही बात है, किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य पहले सरकार बनाने का होता है, हम बहुमत हासिल करें, तभी तो इस बात की बात होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर हमने बहुमत ही हासिल नहीं कर पाए तो फिर क्या है, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो मंथन हुआ है, उस अमृत को लेकर के आम लोगों के बीच में जाएंगे। मुझे यकीन है, भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग फिर से कांग्रेस में आस्था व्यक्त करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और जब हम जीतेंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी बातें हमने आपसे की और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव शेयर किया, अपनी कुछ प्लानिंग भी हमसे डिस्कस की और 2022 के चुनावी रण में किस तरह से उतरेंगे और कितना आत्मविश्वास आपके चेहरे और आपके बॉडी लैंग्वेज में है, यह हमारे कैमरे ने देखा भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि 2022 के चुनावी महाभारत में कांग्रेस पार्टी किस तरह से फाइट करेगी और वो चुनौती किसे मानते हैं। आम आदमी पार्टी या ओवैसी की पार्टी को बिल्कुल चुनौती नहीं मानते और बीजेपी के डबल इंजन सरकार को भी वो चुनौती नहीं मान रहे और उनका कहना है कि जो प्रदेश की जनता है वह इंतजार कर रही है कि 2022 आए और वो सत्ताधारी पार्टी से उसके चुनावी वादों के बारे में सवाल पूछे और जनादेश दे। प्रीतम सिंह कॉन्फिडेंट है कि 2022 का जो जनादेश है वह कांग्रेस को ही मिलेगा। अभी तो देखने वाली बात होगी कि उनका जो आत्मविश्वास है 2022 में उसके अनुसार क्या परिणाम आता है। अगले सप्ताह हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस।